1590 की एक उमस भरी अगस्त की सुबह जॉन वाइट जब उस द्वीप पर उतरा तो वहां न कोई इंसान था, न कोई आवाज, बस एक पेड़ पर खुदे हुए 7 अक्षर, क्रोटोन। 117 लोग बिना किसी निशान के गायब। इतिहास के सबसे गहरे रहस्यों में से एक यहीं से शुरू होता है। और जो सवाल उस दिन उठा था वो आज 400 साल से भी ज्यादा वक्त बाद अभी तक पूरी तरह जवाब नहीं मांग पाया। तो वो 117 लोग कहाँ गए? बात शुरू होती है 1580 के दशक के इंग्लैंड से। रानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में एक सपना पल रहा था, नई दुनिया में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखने का सपना। स्पेन पहले ही अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में अपनी जड़ें जमा चुका था। फ्रांस आगे बढ़ रहा था और इंग्लैंड वो पीछे नहीं रहना चाहता था। सर वाल्टर रैले को रानी ने एक चार्टर दिया, उत्तरी अमेरिका के उस हिस्से को उपनिवेश बनाने का अधिकार, जिसे आज हम उत्तरी कैरोलिना के नाम से जानते हैं। रैले ने पहले 1585 में एक छोटी टुकड़ी भेजी। वो कोशिश नाकाम रही, रसद खत्म हो गई, मूल अमेरिकियों से रिश्ते बिगड़ गए और वो लोग वापस लौट आए। लेकिन रैले ने हार नहीं मानी। 1587 में उसने एक और बड़ा दांव खेला। इस बार सिर्फ सैनिक और अन्वेषक नहीं, पूरे परिवार भेजे गए। औरतें, बच्चे, कारीगर। एक स्थायी बस्ती बसाने का इरादा था और इस पूरे अभियान की अगुवाई सौंपी गई जॉन वाइट को, एक कुशल चित्रकार और प्रशासक। जुलाई 1587 में वो 117 लोग रोआनोक द्वीप पर उतरे, आज का नॉर्थ कैरोलिना का तट। वहां पहले से एक छोटी सी किलेबंदी थी, पर खाली और जर्जर। उन्होंने वहीं घर बसाना शुरू किया। और फिर उसी साल अगस्त में कुछ ऐसा हुआ जो इस पूरी कहानी को और भी उलझा देता है। जॉन वाइट की बेटी एलेनर ने एक बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया वर्जीनिया डेयर। वो नई दुनिया में किसी अंग्रेज माँ बाप से पैदा होने वाली पहली अंग्रेज बच्ची थी। खुशी का वो पल आज भी इतिहास की किताबों में दर्ज है। लेकिन उस खुशी के ठीक कुछ हफ्ते बाद बस्ती के बड़े बूढ़ों ने जॉन वाइट से एक आग्रह किया, वो वापस इंग्लैंड जाएं और रसद, हथियार और मदद लेकर लौटे। वाइट के लिए यह फैसला आसान नहीं था। वो अपनी बेटी को छोड़ रहा था, अपनी नवजात नातिन को, पर उसे जाना पड़ा। और यहीं पर किस्मत ने अपना सबसे क्रूर पन्ना पलटा। इंग्लैंड में वाइट पहुंचा तो पूरा देश एक और संकट में घिरा था। स्पेन का अजेय आर्मादा इंग्लैंड पर हमले की तैयारी में था। रानी एलिजाबेथ ने आदेश दिया, इंग्लैंड का हर जहाज युद्ध के लिए तैयार रहे। किसी भी जहाज को अटलांटिक पार नहीं जाने दिया जाएगा। वाइट फंस गया। 1588 बीत गया, 1589 बीत गया। वो कोशिश करता रहा, भटकता रहा, गुहार लगाता रहा। और इधर रोआनोक में उसकी बेटी, उसकी नातिन और वो 117 लोग अकेले अनजान तट पर इंतजार करते रहे। आखिरकार 1590 में जॉन वाइट एक जहाज पर सवार होकर रोआनोक की तरफ निकला। 3 साल, 3 लंबे दर्दनाक साल। जब वो द्वीप के पास पहुंचा तो उसने किनारे से धुआं उठता देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
शायद वो लोग अभी भी हैं। शायद वो सही सलामत हैं। लेकिन जब वो किनारे पर उतरा तो धुआं किसी इंसानी बस्ती से नहीं आ रहा था। वो बस एक जलता हुआ जंगल था। बस्ती खाली थी। घर उखाड़ दिए गए थे, पर इस तरह नहीं जैसे कोई लड़ाई हुई हो। सामान की कुछ चीजें बिखरी पड़ी थीं। व्हाइट ने खुद वहां पहले जाते वक्त कुछ चीजें दफनाई थीं। वो सब खोदकर निकाल ली गई थीं या बर्बाद हो चुकी थीं। और फिर उसकी नजर गई एक पेड़ पर, छाल पर खुदा हुआ क्रो, और किले की एक पोस्ट पर पूरे अक्षरों में क्रोटोन। व्हाइट ने पहले ही यह तय कर रखा था कि अगर कभी बस्ती को छोड़ना पड़े तो वो लोग अपनी मंजिल का नाम लिखकर जाएंगे, और अगर वो किसी संकट में गए तो उस नाम के ऊपर एक क्रॉस का निशान भी होगा। कोई क्रॉस नहीं था, तो शायद वो लोग गए थे खुद अपनी मर्जी से क्रोएटोन की तरफ। क्रोएटोन वो द्वीप जो रोआनोक से करीब 80 मील दक्षिण में था। आज उसे हैटेरस आइलैंड कहते हैं। वहां रहती थी क्रोएटोन जनजाति, जिनसे अंग्रेजों के रिश्ते अपेक्षाकृत सौहार्दपूर्ण रहे थे। उस जनजाति का एक सदस्य मैंटेओ तो व्हाइट के साथ इंग्लैंड तक गया था और वापस लौटा था। व्हाइट चाहता था कि वो तुरंत क्रोएटोन की तरफ जाए, लेकिन समुद्र ने उसे जाने नहीं दिया। तूफान आया, लंगर टूट गए। जहाज के कप्तान ने कहा, और आगे नहीं, हमें वापस जाना होगा। जॉन व्हाइट एक बार फिर हार गया। वो वापस लौट गया, और इस बार वो कभी नहीं लौटा। उसकी डायरी में लिखे आखिरी शब्द आज भी पढ़ने में तकलीफ देते हैं। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि उसके परिजन सही सलामत हों। और फिर चुप्पी। यहीं से शुरू होती है 400 साल की खोज। दशकों तक सबसे ज्यादा चर्चित सिद्धांत यही रहा कि उन बस्तीवासियों को मूल अमेरिकी जनजातियों ने मार डाला। कुछ इतिहासकारों ने पोव्हाटन जनजाति पर शक किया, जो वर्जीनिया के इलाके में रहती थी। 1607 में जब जेम्सटाउन की बस्ती बसी, अमेरिका में पहली स्थायी अंग्रेजी बस्ती, तो वहां की मूल जनजाति के प्रमुख पोव्हाटन ने कथित तौर पर दावा किया कि उसने उन लोगों को मरवाया था जो दक्षिण के समुद्र के किनारे रहते थे। पर यह दावा कितना सच था, यह कभी साबित नहीं हो सका। दूसरा सिद्धांत था भूख और बीमारी। उस दौर में यूरोप से आने वाले उपनिवेशवादी अक्सर रसद के बिना तड़प तड़प कर मरते थे। हो सकता है वो लोग भी ऐसे ही खत्म हो गए हों। लेकिन तब वो क्रोटोन क्यों लिखते? एक मरती हुई बस्ती यह संकेत क्यों छोड़ती? और फिर एक तीसरा सिद्धांत जो सबसे ज्यादा तर्कसंगत लगता है। वो लोग क्रोएटोन गए और वहीं रहे, स्थानीय जनजातियों में घुल मिल गए। इसके कुछ संकेत मिले भी हैं। जेम्सटाउन के शुरुआती दिनों में वहां के अंग्रेजों ने सुना कि कहीं दूर ऐसे लोग हैं जो यूरोपीय तरीके से घर बनाते हैं। कुछ रिपोर्टों में ऐसे मूल अमेरिकियों का जिक्र है जिनकी आंखें भूरी नहीं बल्कि भिन्न रंग की थीं, जो धातु के औजार इस्तेमाल करते थे। और अब 2025 में इस पूरी कहानी ने एक नया मोड़ लिया है। हैटेरस आइलैंड पर, यानी वही पुराना क्रोएटोन द्वीप, पुरातत्व वैज्ञानिकों को कुछ मिला है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। उस स्थान पर जहां क्रोएटोन जनजाति की बस्ती थी,
वहाँ खुदाई में मिले हैं छोटे छोटे धातु के टुकड़े। हैमर स्केल यानी वो बारीक धातु की परतें जो लोहे को पीटने से निकलती हैं। यूरोपीय शैली के औजारों के अवशेष और कुछ ऐसी चीजें जो 16वीं सदी के अंग्रेजी उपनिवेशवादियों की उपस्थिति की तरफ इशारा करती हैं। यह कोई नाटकीय यूरेका वाला खुलासा नहीं है, पर यह पहले से कहीं ज्यादा ठोस सुराग है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि वो 117 लोग, जिनमें नवजात वर्जीनिया डेयर भी थी, शायद मरे नहीं थे। शायद उन्होंने खुद को बचाने का रास्ता निकाला। शायद उन्होंने क्रोएटोन जनजाति के साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की, एक ऐसी जिंदगी जो यूरोपीय इतिहास की किताबों में कभी दर्ज नहीं हुई, क्योंकि उसे दर्ज करने वाला वहां मौजूद नहीं था। और यहाँ एक ऐसा सवाल है जो बहुत गहरा है, वो सवाल जो इस पूरी कहानी का असली दर्द है। अगर वो लोग सच में क्रोएटोन गए, तो क्या वो जानते थे कि जॉन वाइट कभी लौटेगा? क्या एलेनर, उसकी बेटी, ने हर दिन समुद्र की तरफ देखा होगा, किसी जहाज की उम्मीद में? क्या वर्जीनिया डेयर, वो पहली अंग्रेज बच्ची, बड़ी हुई होगी एक ऐसी दुनिया में जो न पूरी तरह अंग्रेज थी, न पूरी तरह मूल अमेरिकी? इतिहास इन सवालों का जवाब नहीं देता। रोआनोक की कहानी सिर्फ एक गुमशुदा बस्ती की कहानी नहीं है। यह उस इंसानी जिद की कहानी है जो अनजान जमीन पर जड़े जमाने की कोशिश करती है। उस बाप की कहानी है जो अपनी बेटी को छोड़कर गया और कभी उसे दोबारा नहीं देख सका। उस बच्ची की कहानी है जो इतिहास में एक नाम के रूप में दर्ज है, वर्जीनिया डेयर, पर जिसकी जिंदगी का एक भी पन्ना हमें नहीं मिला। और क्रोटोन, वो एक शब्द, वो सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, वो एक संदेश है, एक आखिरी उम्मीद, एक ऐसा इशारा जो कहता है, हम यहाँ नहीं, पर हम हैं। 2025 में हैटेरस द्वीप पर जो खोज हो रही है, वो इस उम्मीद को और पुख्ता करती है। पर यह कहानी अभी बंद नहीं हुई। खुदाई जारी है। सवाल अभी भी जिंदा हैं। और शायद यही इस रहस्य की सबसे बड़ी ताकत है कि यह बंद नहीं होता। यह हर पीढ़ी को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि इसमें सिर्फ इतिहास नहीं है, इसमें एक बेचैनी है। वो बेचैनी जो तब होती है जब कोई आपको क्रोटोन लिखकर चला जाता है और आप जानते हो कि वो वहां गए, पर यह नहीं जानते कि वहां पहुंचे या नहीं। वो 7 अक्षर आज भी उस पेड़ की छाल पर खुदे हैं, कम से कम कल्पना में तो। और वो आज भी एक सवाल की तरह हवा में तैरते हैं। क्रोटोन, कहाँ हो तुम? अगर आप ऐसी ही कहानियां जो इतिहास के उन हिस्सों में जाती हैं जहां रोशनी कम और रहस्य ज्यादा है, सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल के साथ बने रहिए।